बच्चों इस वीडियो में मैं आप बच्चों से दो टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला है स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र। साथ ही साथ हम अर्थशास्त्र में यूज होने वाली आगमन और निगमन विधि के बारे में भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो बच्चे, स्थैतिक अर्थशास्त्र यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक, और प्रायोगिक को बोलते हैं डायनामिक। देखिए, दोनों में बहुत ही सिंपल सा अंतर है। जब हम स्थैतिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम टाइम जो लैग होता है या टाइम गैप होता है उसको कंसीडर नहीं करते, और प्रायोगिक में डायनामिक अर्थशास्त्र में जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें टाइम लैग को भी कंसीडर करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, तो मान लीजिए कार 10 लाख रुपए की आई, तो क्या वो करंट इनकम से आई थी या पुरानी कुछ इनकम भी थी? तो यहां पर जब हम स्टैटिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब हम स्टैटिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो वो पुरानी इनकम को कंसीडर नहीं करता। यानी कि वो ये मान के चलता है कि वर्तमान में जो उपभोग है वो वर्तमान आय पे ही डिपेंड करता है। यानी कि जब हम पुराने टाइम पीरियड को किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं करते तो उसको बोलते हैं स्थैतिक अर्थशास्त्र। और अगर हम पुराने टाइम लैग को कंसीडर करते हैं, यानी कि हमारा जो वर्तमान उपभोग है वो केवल वर्तमान इनकम पे डिपेंड नहीं करता बल्कि पुरानी इनकम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक दिन में तो आप हीरो नहीं बन जाते ना। तो वो जो चीज है प्रायोगिक अर्थशास्त्र है, उसकी बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब टाइम लैग को कंसीडर करते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया। अगर आपको एक वर्ड में समझना हो तो टाइम लैग जो होता है, यानी कि जब आप अगर फॉर्मूले में देखोगे तो t-1 लिखा होता है, ठीक है, या t+1 लिखा होगा, वो हमारा प्रायोगिक अर्थशास्त्र है। जिसमें केवल t लिखा होगा वो हमारा स्थैतिक अर्थशास्त्र है। जैसे डायनामिक मल्टीप्लायर है, ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक मल्टीप्लायर भी है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले स्थैतिक अर्थशास्त्र के बारे में। तो स्थैतिक का मतलब यहां पर किसी भी तरीके की गतिहीनता से नहीं है। ऐसा नहीं होता कि स्टैटिक अर्थशास्त्र में उच्चावचन आते नहीं है, परिवर्तन आते नहीं है, बल्कि यहां पर हम कह सकते हैं एक वर्ड होता है एंटिसिपेशन, एंटिसिपेटेड का मतलब जिसका हमारे को पहले से पूर्व अनुमान हो। तो यहां पे मान लीजिए हम 2% की इन्फ्लेशन है, तो हर साल 2% की इन्फ्लेशन है तो 2% की इन्फ्लेशन रहेगी। यानी कि जो पूर्व निर्धारित हमारे लक्ष्य हैं या पूर्व निर्धारित हमारे, आप कह सकते हो कि जो हमारे उद्देश्य नहीं बल्कि आप कह सकते हो जो परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन होते रहेंगे, उसको हम बोलते हैं स्थैतिक अर्थव्यवस्था या स्थैतिक अर्थशास्त्र। यानी कि जो भी परिवर्तन होने हैं वो अनिश्चित नहीं है बल्कि निश्चित होते हैं। और इसके अंतर्गत जैसा कि हमने आपको बताया, समय तत्व जो होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि सारे के सारे जो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर हम बात करें प्रायोगिक अर्थशास्त्र की, तो प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखिए लगातार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों को हम कंसीडर करते हैं। समय समय पे जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी जब कंसीडर करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड पे, तो उसको हम बोलते हैं प्रायोगिक अर्थशास्त्र। तो यहां पर बच्चों मैंने कुछ अंतर बताए हुए हैं स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र में। मैं एक बार आपके लिए पढ़ूंगा और पढ़ने के साथ साथ आप इन अंतरों को बारे में भी ज्यादा बेटर तरीके से समझ जाएंगे। तो पहले हमने लिखा हुआ है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र एक समय रहित विचार है। समय रहित का मतलब हमने आपको बता दिया कि इसमें किसी भी तरीके का टाइम लैग नहीं होता है, जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र जो है उसमें समय तत्व पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों, स्थैतिक अर्थशास्त्र में परिवर्तन की गति निश्चित होती है, यानी कि जितने भी परिवर्तन होते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं। या आप कह सकते हो कि अगर महंगाई की दर 4% है तो हर साल 4% है तो अगले साल भी 4% ही रहेगी। इस तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। यानी कि अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो नहीं बदलता, जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में जो उच्चावचन होते हैं वो पूर्व निर्धारित नहीं होते, बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी इस तरीके की अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। इसके अलावा बच्चों, स्थैतिक विश्लेषण केवल साम्य का विश्लेषण करता है, ठीक है। यानी कि समायोजन कैसे हुआ, किस तरीके किस पद से हुआ, क्या क्या उच्चावचन हुए, इन सब के बारे में जो स्थैतिक अर्थशास्त्र है या स्थैतिक विश्लेषण है वो इसको एनालाइज नहीं करता है। जबकि प्रायोगिक विश्लेषण में इस बात पे ध्यान रखा जाता है कि जो समायोजन की प्रक्रिया है वो किस तरह हुई, किस तरीके से अवरोध आए। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र में जो टाइम लैग है उसको कंसीडर नहीं किया जाता और प्रायोगिक अर्थशास्त्र में टाइम लैग को कंसीडर किया जाता है। सिंपल सरल भाषा में आपको यह अंतर याद रखना है।
इसके अलावा बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। वो हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आगमन और निगमन विधि। तो बच्चों अर्थशास्त्र में देखिए जो भी चीजें हैं, हमारी जो वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है, हमें हर चीज पता करनी होती है अर्थशास्त्र में, तो दो तरीके से पता करते हैं। एक तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ चला जाता है, ठीक है, यानी कि जो पता है उससे हम अनजान की तरफ जाते हैं। और दूसरा जो पता नहीं है, यानी कि जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं बच्चों, करंट सिनेरियो में एग्जांपल दे सकते हैं, वो हम देते हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों निगमन विधि की, जिसको हम डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सामान्य बात है उससे विशेष की तरफ चला जाता है। जैसे मान लीजिए कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, आपको हम सबको पता है कि कीमतें बढ़ती हैं, कब बढ़ती हैं, प्राइस के घटने से, प्राइस के बढ़ने से जो मांग है वो घटती है। सबको पता है कि कीमतें अगर बढ़ेंगी तो मांग घटेगी। इसी के बेस पर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं अपनी फीस बढ़ाता हूं तो कम मात्रा में बच्चे पढ़ेंगे। तो ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मेरे पास ही आया है, ये ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान मुझे सडनली हो गया हो, ये ज्ञान तो सभी के पास है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है ज्ञान, नॉलेज जो है, उसी को किसी विशेष व्यक्ति पे लागू किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है। अब जब हम ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, तो ये भी मैं कह सकता हूं कि आप भी विवेकशील हो, ठीक है। तो यानी कि जो पूर्व निर्धारित है, यानी कि जो पहले से ज्ञात है, उसी को जोड़कर उसी के बारे में और विशेष रूप से जानकारी लेकर हम एक नया विश्लेषण करते हैं। तो इस विधि में तर्क का क्रम जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि जो ज्ञात है उससे हम अज्ञात की तरफ चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। वहीं अगर हम बात करें बच्चों आगमन विधि की, मैं आपको बताना चाहूंगा पहले निगमन विधि में कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो इस विधि का प्रयोग ज्यादा करते थे। आगमन विधि की अगर हम बात करें तो बच्चों आगमन विधि में जो तर्क है उसका जो क्रम है वो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए अभी आजकल कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो कोरोना के बारे में, कोरोना क्या है, कोरोना जो है वो एक विशिष्ट चीज है जिसको कि हम सामान्य जानकारी लेकर आएंगे। जैसे अभी हमें नहीं पता कि कितने परसेंट यंग लोगों को वो खत्म करेगा या कितने परसेंट बच्चों में वो फैलेगा, तो इसके बारे में डेटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। यानी कि जो विशेष विशेष चीजें लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। या मान लीजिए किसी, आप क्या करते हो, लोगों से बात करते हो, आंकड़े इकट्ठे करते हो, डाटा इकट्ठे करते हो, उनका विश्लेषण करते हो और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो इस विधि को हम बोलते हैं आगमन विधि। यानी अर्थशास्त्र में भी देखिए कई तरीके की ये विधि आती है। जैसे विज्ञापन करने से क्या असर पड़ता है, पहले हम चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हम अर्थशास्त्र में इस बात को एनालिसिस करते हैं। तो मैंने क्या किया, विज्ञापन करना शुरू किया। भाई मुझे नहीं पता ना, अब देखिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि विज्ञापन करने से जो है वो सेल्स है वो बढ़ती है, लेकिन आप किस तरीके से कैसे कह सकते हो विज्ञापन करने से सेल बढ़ती है? इसके लिए हमें डेटा इकट्ठे करने पड़ेंगे, हमें उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जिन्होंने विज्ञापन नहीं किया, और विज्ञापन नहीं किया तब उनकी सेल क्या थी, फिर विज्ञापन करने के बाद सेल कितनी हुई, तभी तो आप उसके बारे में एनालाइज कर पाओगे। तो इस तरीके की अगर हम विधि का यूज कर रहे हैं, यानी कि जहां पर विशिष्ट को हम सामान्य में बदलते हैं। मान लीजिए आप 100 लोगों से बात कीजिए, 100 लोगों ने विज्ञापन किया, उसके बाद मान लीजिए 80 लोगों की सेल बढ़ी, 20 लोगों की सेल नहीं बढ़ी, तो आप क्या कहोगे कि विज्ञापन करने से सेल बढ़ती है। ये हमें पता चलेगा। तो बच्चों ये हमारी जो है वो आगमन विधि है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको निगमन और आगमन विधि भी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अभी के लिए इतना बच्चों, थैंक यू।